हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई उतनी ही अच्छी चल रही है। हम लोग मिले थे पिछले ट्यूसडे को और मैंने पिछले ट्यूसडे को आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए थे और वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में था क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल। उसकी पूरी डिटेल साइकिल मैंने आपको वर्कआउट करके बताई थी। और अगर आपको याद हो तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, जैसे कि NADH, FADH2 और एक मॉलिक्यूल ऑफ GTP का भी प्रोडक्शन हो रहा था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वहां जो NADH और FADH2 प्रोड्यूस हो रही थी उसका आगे क्या फेट होता है, वो कैसे प्रोसेस होती है, यानी कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन के फाइनल फेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, फाइनल स्टेप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज द टर्मिनल ऑक्सीडेशन। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको टर्मिनल ऑक्सीडेशन के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हियर इज टर्मिनल ऑक्सीडेशन। टर्मिनल ऑक्सीडेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो टर्मिनल ऑक्सीडेशन जो होता है NADH और FADH2 का, जिनमें ऐसे कंपाउंड्स अपने आप को रीऑक्सीडाइज करते हैं। अगर हम NADH की बात करें तो वो अपने आप को रीऑक्सीडाइज करके बन जाता है NAD+, और FADH2 अपने आप को रीऑक्सीडाइज करके वापस से बन जाता है FAD। ठीक है, तो ये किन स्टेप्स के माध्यम से इनका ऑक्सीडेशन होता है या टर्मिनल ऑक्सीडेशन होता है? दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इज कपल्ड टू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो अभी बेसिकली हमें पढ़ना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये चीज हमें पढ़नी है। अब इसमें मैंने आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई स्टूडेंट्स, चलिए एक एक करके हम लोग लेते हैं सारे पॉइंट्स कि टर्मिनल ऑक्सीडेशन स्टेप में क्या क्या चीजें होनी है। पहला तो मैं आपको बता दूं दैट दिस इज द फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेप। फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। फाइनल एरोबिक फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आफ्टर क्रेब्स साइकिल। अगर आपने नोटिस किया हो, क्रेब्स साइकिल में ना तो डायरेक्टली ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही थी और ना ही बल्क में ATP का प्रोडक्शन हो रहा था। और मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में एरोबिक रेस्पिरेशन के कि यहाँ पे बल्क में ATP का प्रोडक्शन होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होती है और जो एनर्जी उसकी निकलती है उसका लगभग लगभग आधा कंजर्व कर लिया जाता है ATP के फॉर्म में, लार्ज अमाउंट या लार्ज नंबर ऑफ ATPs के फॉर्म में। So till Krebs cycle, we did not find any bulk production of ATP. Now the question arises, what is that process, what is that step which is involved in the bulk production of ATP? So your answer is here that it is electron transport system which is coupled to oxidative phosphorylation. ठीक है, so till Krebs cycle, no direct use of O2 and bulk production of ATP, bulk production of ATP seen। ठीक है, तो वेयर इज इट हैपनिंग? ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल हो और ATP बल्क अमाउंट में प्रोड्यूस भी हो, ये कहां पे हो रहा है? सो इट इज टेकिंग प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, ATP बनवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, वो एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेस से आती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम and oxidative phosphorylation, they are mainly showing you involvement of direct molecule of oxygen, and here you will find bulk production of ATPs. So your answer is here कि कहां पे कौन सी प्रोसेस में बल्क प्रोडक्शन होता है ATP का और डायरेक्ट ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। So that is ETS and OP. Okay, oxidative phosphorylation. Fine students, अब चलिए
क्रेब्स साइकिल में अब हम क्रेब्स साइकिल की थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है आगे का स्टेप, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा था कि कुछ NADH मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन हो रहा था, कुछ FADH2 भी प्रोड्यूस हुए थे, क्योंकि एक ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्रेब्स साइकिल 2 बार रन करती है, तो 2 बार रन करने की वजह से 2 FADH2 का प्रोडक्शन हो जाता है, 6 NADH का प्रोडक्शन हो जाता है। और ये जो रिड्यूसिंग पावर्स है, रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स है, इसके अंदर ही ढेर सारे अमाउंट में एनर्जी स्टोर रहती है। तो अब अगला स्टेप क्या करवाना है, इनके अंदर जो ढेर सारी एनर्जी स्टोर्ड है उसको पहले रिलीज करवाओ, और रिलीज कराने के बाद उसका यूटिलाइज करो ताकि एटीपी सिंथेसाइज हो सके। तो अगला स्टेप हमारा यही है। ठीक है, सो दे स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो एनर्जी स्टोर्ड नीड्स टू बी रिलीज्ड, इसको रिलीज कराने की जरूरत है, एंड देन यूटिलाइज्ड, अब किस चीज में इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए भाई, तो इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए एटीपी के प्रोडक्शन में, इसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए एटीपी के प्रोडक्शन में। अब क्या क्या चीजें होनी है टर्मिनल ऑक्सीडेशन में, ये आप समझ लें। NADH, FADH2 ये सब अपने आप को करते हैं ऑक्सीडाइज, ये क्या करते हैं अपने आप को ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू कंपाउंड्स लाइक NAD+ एंड FAD। क्यों, इनकी क्या जरूरत है, इनकी जरूरत यह है कि जब क्रेब्स साइकिल रन कर रही थी तो वहां हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाला NAD+ FAD जैसे कंपाउंड आ रहे थे। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल लगातार चलती रहे, उसमें ये एज हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते रहे, इसलिए इनका रीजनरेट होना जरूरी है, रिप्लेनिश होना जरूरी है। सो दैट दे again participate in other rounds of Krebs cycle। ठीक है, एक तो ये काम हो गया भाई। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हो रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो यहाँ पे हो रहा है कि जो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रीऑक्सीडाइज, अब किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो वो किसी और को रिड्यूस करा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराया कुछ रेडॉक्स सेंटर्स के ऊपर, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराया कुछ रेडॉक्स सेंटर्स के ऊपर, जहां पे होते हैं लगातार ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और ये तब तक चलता रहता है जब तक कि इलेक्ट्रॉन अपने फाइनल एक्सेप्टर के पास ना पहुंच जाए, विच इज द ऑक्सीजन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड टू सम redox centers for reduction oxidation reaction। ठीक है, और ये जो रेडॉक्स सेंटर्स है स्टूडेंट्स, ये खुद किसके पार्ट हैं, दे आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ 4 एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्सेस। ये 4 एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्सेस के पार्ट होते हैं। ठीक, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के ऊपर, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये कहाँ लोकेटेड है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लोकेटेड है। तो जब एक कैरियर से दूसरे कैरियर के ऊपर ट्रांसफर हो रहा होता है तो उस प्रोसेस के दौरान कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ठीक है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो वो क्या हुआ, रिड्यूस। जब वो नेक्स्ट वाले कैरियर को इलेक्ट्रॉन देता है तो खुद हो गया ऑक्सीडाइज। तो किसी एक रेडॉक्स सेंटर पे क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली यू कैन सी दैट रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ आर टेकिंग प्लेस। फाइन, after the donation of the electron, while the electron is getting transferred, there is simultaneous release of energy। और वो जो एनर्जी निकलती है वो वेस्ट नहीं होती है, उस एनर्जी के इस्तेमाल से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कुछ प्रोटॉन्स को पंप करवाया जाता है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट एस्टैब्लिश करी जाती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट
एस्टेब्लिश करी जाती है। तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट है, जिसको आप प्रोटॉन ग्रेडियंट कह रहे हैं, इसको एस्टेब्लिश कराने में एनर्जी लगी है। सो द एनर्जी, फ्री एनर्जी इज स्टोर्ड इन दिस ग्रेडियंट, और यही जब ग्रेडियंट टूटेगा, फ्री एनर्जी निकलेगी, तो वो एनर्जी जो निकलेगी ग्रेडियंट के टूटने के बाद, उसके इस्तेमाल से बनेंगे एटीपी मॉलिक्यूल्स। यही है पूरा ओवरऑल कहानी, जिसको आपको तोड़ तोड़ के स्टेप वाइज समझना है। ओके, तो नेक्स्ट यहां पे क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉन कैरियर to another until accepted by oxygen, energy is released at every step. एनर्जी इज रिलीज्ड एट एवरी स्टेप। ठीक है, अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये किसका आउटकम है? एज द रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, जिनको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, एज द रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये वेस्ट नहीं हो रही है स्टूडेंट्स। द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, इट इज यूटिलाइज्ड in pumping protons across the inner mitochondrial membrane, across the inner mitochondrial membrane. Fine students, okay. होप यहां तक आपको कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही, कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए, तो एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो वेस्ट नहीं हुई, उसके इस्तेमाल से प्रोटॉन का पंपिंग कराया गया अक्रॉस द मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिसके कारण मैट्रिक्स से जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पार करा के इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में प्रोटॉन्स आ रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रोटॉन का कंसंट्रेशन आईएमएस की तरफ बढ़ जाएगा, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस की तरफ बढ़ जाएगा, और मैट्रिक्स में हो जाएगी कमी। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं ग्रेजुअली। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं ईटीएस। ठीक है, ये क्या है? इट इज सीरीज ऑफ सम एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स arranged in inner mitochondrial membrane for the transfer of electrons, ये कहां पे लोकेटेड रहते हैं? ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में लोकेटेड रहते हैं, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो रेडॉक्स सेंटर्स के थ्रू होता है, और जो 4 एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्सेस के पार्ट होते हैं। तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक बार देख लीजिए। पहला होता है कॉम्प्लेक्स 1, पहला हो गया कॉम्प्लेक्स 1। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स 2, तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स 3, और चौथा होता है कॉम्प्लेक्स 4। वैसे आप कहोगे कि भाई 5वां कॉम्प्लेक्स भी तो होता है। 5वां कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में रोल नहीं प्ले करता। 5वां कॉम्प्लेक्स होता है एटीपी सिंथेस, जो डायरेक्टली एटीपी की सिंथेसिस कराने में रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की बात की जाए तो ये 4 कॉम्प्लेक्सेस ही इन्वॉल्व रहते हैं इन द ट्रांसफर ऑफ electrons. Complex 1, which is also called as NADH dehydrogenase complex. इसे हम क्या बोलते हैं? NADH dehydrogenase complex. दूसरा होता है सक्सिनेट, दूसरा कॉम्प्लेक्स होता है सक्सिनेट dehydrogenase complex. Third is called as cytochrome
साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट रेडॉक्स सेंटर्स प्रेजेंट रहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझाऊंगी और साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन समझाऊंगी। बहुत ही इजी है, ओके। ये आप सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन होती है वो डबल लेयर्ड होती है, या उसकी जो कवरिंग होती है वो डबल लेयर्ड होती है। एक उसकी होती है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक होता है स्टूडेंट्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मैं थोड़ा सा ब्रॉड बना रही हूँ क्योंकि आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाओ। ऑलराइट, तो दिस वन इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसमें हालांकि बहुत सारे इनफोल्डिंग्स होते हैं, मैं यहाँ पे इनफोल्डिंग्स नहीं दिखा रही, ठीक है, जिनको आप क्रिस्टे बोलते हो। दो मेम्ब्रेन के बीच की स्पेस को हम कह रहे हैं इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। द स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन्स इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस। और अंदर की तरफ जो कंपोनेंट है माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के भी अंदर। फाइन, तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन चल रहा है और उसके अंदर की पार्ट क्या हो गई, ये हो गई मैट्रिक्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो चलिए हम 4 कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं। द 4 कॉम्प्लेक्सेस हियर। This is complex 1, ठीक है, the largest complex in the electron transport system. Next we have another complex, that is complex 2, जो थोड़ा सा छोटा होता है comparatively, ठीक है। This is one is complex 2, succinate dehydrogenase complex. तीसरा complex है complex 3, थोड़ा सा स्पेस चाहिए इसमें। तीसरा कॉम्प्लेक्स है कॉम्प्लेक्स 3, ये रहा हमारा चौथा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स 4। चलो लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स 4। दिस इज कॉम्प्लेक्स 3। In the end, we have ATP synthase, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स 5, ठीक। चलिए मेम्ब्रेन को ड्रॉ कर लिया जाए। लाइक दिस, ठीक है। अब देखिए कुछ मोबाइल कैरियर्स भी होते हैं, जैसे एक यूबिक्विनोन है जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बाहर की तरफ यानी कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ भी कुछ पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, जो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है साइटोक्रोम सी से, ठीक है। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस आपको दिख रहे हैं जिनका काम होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड अल्टीमेटली वी हैव कॉम्प्लेक्स 5, जिसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेज। और एटीपी सिंथेज की ये है F0 सब यूनिट एंड दिस वन इज F1 सब यूनिट, ठीक है। अब आप देखो प्रोसेस कैसे होती है, डिटेल में आपको समझना है। सो सी हियर, कॉम्प्लेक्स 1 किसे ऑक्सीडाइज कराता है, कॉम्प्लेक्स 1 ऑक्सीडाइज कराता है
NaDH को, कॉम्प्लेक्स 1 ऑक्सीडाइज कराता है NaDH को और ये खुद कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस H प्लस में, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रही होती है स्टूडेंट्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये चली जाती है कॉम्प्लेक्स 1 के पास, जो आगे जाके एक इलेक्ट्रॉन कैरियर के ऊपर ट्रांसफर कराता है एंड दिस Q इज रिप्रेजेंटिंग यूबीक्विनोन। ये क्या है, कौन सा कैरियर है, यूबीक्विनोन, ठीक है। नेक्स्ट आप कॉम्प्लेक्स 2 देख रहे हो, दैट इज द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, ये FADH2 को रीऑक्सीडाइज करा के FAD में कन्वर्ट करता है और यहां से भी निकलते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स, यहां से भी निकलते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर किसके ऊपर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर दिया जा रहा है यूबीक्विनोन के ऊपर। यूबीक्विनोन जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है तो खुद ये रिड्यूस हो जाती है और रिड्यूस होने के बाद ये बन जाती है यूबीक्विनोल। ये क्या बन जाती है, यूबीक्विनोल। जब ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है तो यूबीक्विनोन, और जब वो खुद रिड्यूस हो गई आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आल्सो फ्रॉम द मैट्रिक्स साइड, देन इट बिकम्स QH2 और वो हो जाती है यूबीक्विनोल, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लिया है कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 से, इसका काम है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराना साइटोक्रोम C के पास वाया दिस कॉम्प्लेक्स 3, वाया दिस कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है। तो चलो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम देखते हैं। द ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस टू दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज साइटोक्रोम C। तो ये साइटोक्रोम C क्या हो गया भाई, दिस इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। ये क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, जहां पे इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं वाया द कॉम्प्लेक्स 3, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से, 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 से, ठीक है। अब साइटोक्रोम C क्या कर रही है, साइटोक्रोम C इज ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 4, इट इज ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 4। कुछ इंपॉर्टेंट रिडॉक्स सेंटर्स यहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि साइटोक्रोम A हो गया, साइटोक्रोम A3 हो गई, और कुल यहाँ पे 2 कॉपर सेंटर्स भी पाए जाते हैं। ये आपका किसके अंदर है, कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आई, साइटोक्रोम C ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराया कॉम्प्लेक्स 4 के पास, यानी कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन लेके खुद तो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन साइटोक्रोम C को क्या करा रहा है, ऑक्सीडाइज करा रहा है, और इसी वजह से कॉम्प्लेक्स 4 का नाम होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है स्टूडेंट्स, फाइन। अब ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहां पे होगा, यहाँ पे फाइनल एक्सेप्टर कौन है भाई, फाइनल एक्सेप्टर है यहाँ पे मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन is molecule of oxygen. It is taking up protons from the matrix side, 4H plus, 4 इलेक्ट्रॉन्स उधर से आ ही रहे हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है 2 molecules of water में, it is getting converted into 2 molecules of water, fine। अब ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का प्रोसेस चला है स्टूडेंट्स, मैंने आपको अभी बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है एट एवरी स्टेप देयर इज रिलीज ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्या होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज होता है, और यहीं पे नहीं, हर स्टेप पे सर्टेन अमाउंट की एनर्जी की रिलीज होगी। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये वेस्ट नहीं होती है, इस एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है मैट्रिक्स साइड से प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस की तरफ पंप करने में। तो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स 1 करा रहा है, एनर्जी जो निकल रही है उसके इस्तेमाल से इसने 4 प्रोटॉन्स को इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस की तरफ पंप करा दिया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स 2 देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स 2 एनर्जी तो भले ही रिलीज करता है, लेकिन इस स्टेप पे उतनी एनर्जी नहीं रिलीज होती कि प्रोटॉन की पंपिंग करा दी जाए, तो यहाँ पे कोई प्रोटॉन की पंपिंग नहीं होती। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स 3 की स्टूडेंट्स, तो कॉम्प्लेक्स 3 पे एनर्जी उतनी निकलती है कि प्रोटॉन की पंपिंग हो सके। और कितने प्रोटॉन्स पंप होते हैं, अगेन 4 प्रोटॉन्स, फाइन। एंड इन द कॉम्प्लेक्स 4 यहाँ पे भी कुछ एनर्जी निकलती है जो प्रोटॉन को पंपिंग कराने के लिए सफिशिएंट है, एंड दैट इज 2H प्लस। तो आप देख लीजिए 442, 10 प्रोटॉन्स पंप करा दिए गए, 10 प्रोटॉन्स पंप करा दिए गए हैं। अब ये पंपिंग के कारण क्या हुआ, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हो गया हाई और मैट्रिक्स की साइड में प्रोटॉन का कंसंट्रेशन हो गया लो।
यानी कि एक ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हो गई, और ये जो ग्रेडियंट एस्टैब्लिश हुई है इट हैज स्टोर्ड अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, इट हैज स्टोर्ड अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी। ठीक है, अभी तो ग्रेडियंट बनाने में एनर्जी खर्च करनी पड़ी, पंपिंग कराने में प्रोटॉन्स की, लेकिन जब ये ग्रेडियंट टूटेगा, क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स है इनकी टेंडेंसी है वापस से मैट्रिक्स में आ जाने की, वापस से मैट्रिक्स में आ जाने की, हाई टू लो कंसंट्रेशन ये स्पॉन्टेनियसली एंटाइटीज या मॉलिक्यूल्स या सॉल्यूट्स की होती है। तो ये क्या करेंगे, वापस से भागना शुरू करेंगे इनटू द मैट्रिक्स, किसके थ्रू, F0 सब यूनिट ऑफ द कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू, किसके थ्रू, F0 सब यूनिट ऑफ द कॉम्प्लेक्स 5 के थ्रू। ठीक है, अब ये जो F0 सब यूनिट है ये क्या है, इट इज द ट्रांस मेम्ब्रेन सब यूनिट। ये क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन सब यूनिट है भाई, किसका, ऑफ एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ऑफ एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स का ये क्या पार्ट है, ट्रांस मेम्ब्रेन सब यूनिट पार्ट है, जिसको हम कहते हैं इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। फाइन, अब देखिए F1 सब यूनिट के पास क्या एक्टिविटी है, इसके पास एक्टिविटी है एटीपी सिंथेज एक्टिविटी, यानी एटीपी बनाने वाला कौन, एटीपी बनाने वाला F1 सब यूनिट। जब प्रोटॉन्स वापस इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू मैट्रिक्स में आ रहे होंगे तो क्या हो रही होगी, एनर्जी की रिलीज हो रही होगी, क्या हो रही होगी, एनर्जी की रिलीज हो रही होगी। और यहां देखा गया कि जब दो प्रोटॉन्स अंदर मूव करके आते हैं तो पर टू प्रोटॉन्स देयर इज सिंथेसिस ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो जब दो प्रोटॉन्स अंदर आ रहे हैं तब ये क्या करा रहे हैं, देयर इज सिंथेसिस ऑफ 1 एटीपी मॉलिक्यूल, किससे भाई, तो एक एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बीच में बनती है क्या, बनती है बॉन्ड, हाई एनर्जी एस्टर बॉन्ड। ठीक है, एंड दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एन एटीपी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो जितने बार प्रोटॉन की मूवमेंट होगी, दो दो प्रोटॉन्स मूव करते जाएंगे, उतनी बार एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता जाएगा। अब आप देख लो 4 प्लस 2 यानी कि कुल 10 प्रोटॉन्स की पंपिंग करी गई है एक बार एक NADH और FADH2 को ऑक्सीडाइज कराने में, रीऑक्सीडाइज कराने में। तो इन 10 में से 6 का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कौन देता है, NADH देता है, और 4 का कंट्रीब्यूशन देता है वो कौन देता है, FADH2 देता है। क्लियर स्टूडेंट्स, तो 6 contributed by the oxidation of NADH and 4 contributed by the oxidation of FADH2। 2 से बन रही है एक एटीपी, तो आप इससे क्या समझ जाओगे कि 2 से अगर एक एटीपी बन रही है तो 6 डिवाइडेड बाई 2, एक NADH जब अपने आप को ऑक्सीडाइज कराएगी तो 3 एटीपी का प्रोडक्शन कराएगी, और FADH2 4 कंट्रीब्यूट कर रही है अपने एंड से, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2, 1 FADH2 कंट्रीब्यूट्स 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये हो गई, मैं आगे मेंशन कर देती हूं। One NADH when gets oxidized, there is production of 3 ATP molecules, and 1 FADH2 when gets oxidized it leads to production of how many ATPs, 2 ATPs। क्लियर है, अब मैंने बोला कि यहाँ पे बल्क प्रोडक्शन हो रहा है। अब आप क्रेब्स साइकिल ही देख लो, क्रेब्स साइकिल जो 2 बार रन करती है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, वहां पे 6 NADH2 का प्रोडक्शन होता है भाई। ठीक है, और 2 FADH2 का। तो हम सिर्फ क्रेब्स साइकिल की यहाँ बात कर रहे हैं। अगर एक NADH से 3 ATP जनरेट होते हैं तो 6 से कितने हो जाएंगे, 6 into 3 is equal to 18 ATPs। ठीक है, और 2 FADH2 यहाँ जनरेट हो रहे हैं, एक से 2 ATP जनरेट होती है, तो 2 into 2 is equal to 4 ATPs। सिर्फ क्रेब्स साइकिल का NADH FADH2 का कंट्रीब्यूशन है 18 + 4 दैट इज 22। ओके, तो तुमने देखा ऑक्सीजन का भी इन्वॉल्वमेंट था, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होकर वाटर भी बना रही थी, और साथ में यहाँ बल्क में एटीपी का भी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जब इन एंटाइटीज का ऑक्सीडेशन हो जाता है तब हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन अपने कंप्लीशन की तरह प्रोग्रेस कर रही है, और यही होता है टर्मिनल ऑक्सीडेशन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
सो उम्मीद करती हूँ आपको ये टर्मिनल ऑक्सीडेशन या फाइनल ऑक्सीडेशन का स्टेप अच्छे से समझ में आया होगा, कैसे ये सारी एंटाइटीज रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स अपने आप को ऑक्सीडाइज करा के एनर्जी निकालती हैं ताकि बल्क में एटीपी का प्रोडक्शन हो सके। अब आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको बताऊंगी कि रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, क्या टोटल आउटकम होता है एटीपी का व्हेन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड। फाइन, टिल देन you need to study hard and yes, go through the video and after going through the video, try to make short notes of the important points. All right, students. So thank you so much.